Hello viewers, welcome to Now TV. Today I am going to teach you the next new poem that is In the Street of the Fruit Stall. This poem has been written by a very famous British poet named John Stallworthy. He was born in 1935 and died in 2014. सो इसका जो बचपन के 10 साल हैं वर्ल्ड वॉर टू में गुजरे हैं। वर्ल्ड वॉर टू आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू जो है ये 1939 से 1945 के बीच में लड़ी गई थी। तो इस जो ये जंग वर्ल्ड वॉर टू जिसमें जापान, जर्मन, इटली एक तरफ थे और दूसरी तरफ जो थे वो अमेरिका, ब्रिटिश, रूस और बाद में चीन भी शामिल हो गया था, वो एक तरफ थे। तो हमें इसकी हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो इसका दौर है इसी दौर का ये पैदावार है, इसी दौर की इसकी पैदाइश है, इसने ये जंग देखी है। तो इस जंग के इम्पैक्ट जो है ना इसकी लाइफ पे भी आए हैं और लोगों की लाइफ पे भी आए हैं, उसने इसको फील किया है। इसलिए ये पोएम जो है देखने में तो ये फ्रूट स्टॉल है, लेकिन उसी फ्रूट को उसने एक तोप के गोले के साथ ना जोड़ा है, सिंबलिज्म के तौर पे यूज किया है। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम। ये एक सिंबलिज्म इस पोएम में भरा हुआ है। किस तरह भरा हुआ है आइए इस पोएम को देखते हैं। लेकिन देखने से पहले मैं आपको बता दूं इस पोएम को सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन पे आप ना देखें। उर्दू ट्रांसलेशन आपको पेपर में आना भी नहीं है, लेकिन क्या आना है, आप इस पोएम की डेप्थ में जाएं and catch the deepest meaning of this poem. I will try my level best to teach you and tell you the deepest meaning of this poem. I will not translate only into Urdu. मैं इसका बताऊंगा कि आप इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। एनालिसिस करने से ये होगा, एनालिसिस करने से आप इस पोएम की जो है ईच एंड एवरी कॉर्नर को टच करेंगे। एनालिसिस में क्या होगा, एनालिसिस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताया जाएगा। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच और उसमें क्या क्या है, अब उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, क्लियर। और उसके बाद आपको बताया जाएगा इसके फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज हुए हैं। फिगर ऑफ स्पीच आपको बताया हुआ है, सिमिली है, मेटाफर है, इलिट्रेशन है, पन है, एग्जरेशन है और पर्सोनिफिकेशन है, सो एंड सो। इसके बाद इसमें एक और चीज जो यूज हुई, अगर हुई तो आपको बताई जाएगी, और वो होता है रेफरेंसेस। क्योंकि कोई भी लिटरेचर जो है, कोई भी पोएम जो है वो रेफरेंसेस के बगैर नहीं होती। उसमें कुछ रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं। वो कैसे होते हैं, वो बिब्लिकल रेफरेंस भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंस भी हो सकते हैं और मिथ भी हो सकती है। और अगर वो इस्लामिक शायरी है, इस्लामिक पोइट्री है, उसमें कुरानिक रेफरेंस हो सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री हो सकती है। तो वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे जो वहां आएंगे। और उसके बाद एक एफोरिज्म होता है कि एक बात को जो है वो इडियोमेटिकल बयान की जाती है कि समझने वाला जो है ना वो शॉर्टकट में एक अच्छी बात उसको बता दी जाती है। शॉर्टकट में ब्रीफ सेंटेंस होता है एफोरिज्म, वो अगर होगा तो आपको बताया जाएगा। फिर इसमें मीनिंग होते हैं। एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट वर्ड हैव डिफरेंट मीनिंग। अपने एक यूज, अपने इस्तेमाल के लिहाज से उसके मीनिंग होते हैं। कुछ मीनिंग डिक्शनरी में होते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ चेयर है, चेयर को आप डिक्शनरी में देखेंगे तो कुर्सी लिखा होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आपकी भाई कुर्सी बड़ी मजबूत है, तो यहाँ चेयर का मेरा कुर्सी नहीं है, यहाँ पावर है। तो ये जो सिंबॉलिक जो मीनिंग होते हैं ना, ये इन्हें हम कहते हैं कोनोटेटिव मीनिंग। और डेनोटेटिव मीनिंग जो डिक्शनरी में होती है, ये भी आपको बताए जाएंगे, इसमें जो हिडन मीनिंग है। इसी तरह जो है इसके अंदर वर्ड मीनिंग जो आएंगे वो मैं लिखूंगा तो नहीं, वर्ड मीनिंग यहाँ लिखे नहीं जाएंगे, मैं साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप जो है वो वहीं से आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ आई तो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। तो आइए पोइम की तरफ चलते हैं। तो विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल। देखिए मैंने आपको कहा था पार्ट ऑफ स्पीच पे भी हम फोकस करेंगे। देखें दूसरा इंग्लिश का ऑर्डर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो। अगर वर्ब इनट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहां देखें विक्स बैलेंस ये वर्ब है, ये फ्लेम ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। विक्स, विक्स कहते हैं धागा,
या वो डोरी या वो पट्टी या वो टेप जो ऑयल या लैंटर्न या एक मोमबत्ती के अंदर एक धागा डाला जाता है जो उस मोम को जल कर शोला बनने में, फ्लेम बनने में हेल्प करता है, तो उसी धागे को हम कहते हैं विक्स। वो मोमबत्ती भी हो सकती है, वो लालटेन भी हो सकती है, लैंटर्न। और लालटेन के अंदर भी ऑयल होता है, ऑयल के साथ वो धागा लगाया जाता है, उसको जो है वो धागा क्या करता है, वो धागा ऑयल को फ्लेम बनने में हेल्प करता है, उसको विक्स कहते हैं। क्लियर? तो विक्स जो है उसने फ्लेम को बैलेंस रखा हुआ है। बैलेंस मैंने कहा है नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ एज ए वर्ब यूज हुआ है। विक्स ने फ्लेम को, शोले को, जो बत्ती चलती है उसको रोशन रखा हुआ है। और अ डार्क ड्यू फॉल्स, एक फिर आर्टिकल है, डार्क एडजेक्टिव है, ड्यू शबनम को कहते हैं, फॉल होती है गिरती है, शबनम गिरती है। देखिए ड्यू और चीज है, ड्यू ड्रॉप्स अगर मैं लगा दूंगा फिर सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा ये, लेकिन ड्यू अकेला जब यूज करूंगा ये सिंगुलर ही होगा, शबनम, बस शबनम गिरती है। अब देखिए इसलिए ये सिंगुलर है तो उसने इसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही लगाया है, एस लगता है सिंगुलर के साथ, और ये प्लूरल था विक्स, उसने इसका वर्ब भी प्लूरल लगाया है। तो ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और ये सब्जेक्ट है विक्स, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ए आर्टिकल है, डार्क एडजेक्टिव है, ड्यू नाउन है, और फॉल फिर वर्ब है। तो अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि शाम का टाइम है और दुकानदार जो हैं या शॉपकीपर जो हैं, जो फ्रूटर हैं, जो फ्रूट सेलर जो हैं, उन्होंने अपनी दुकानों के ऊपर, अपने स्टॉल्स के ऊपर जो शम्मा है, मोमबत्ती है या लालटेन है उसको रोशन करके रखा हुआ है। और रोशन किसने किया हुआ है? शोला उसका इस विक्स ने। विक्स की बायस जो शोला जो है ना वो कैम दैम है, शोला अपनी जगह पे खड़ा है, उसने रोशन किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, इन द स्टेट ऑफ द फ्रूट स्टॉल। अच्छा ये सारा काम कहाँ हो रहा है? कहाँ शाम का टाइम है, कहाँ जो है वो ड्यू गिर रही है, कहाँ जो है वो बत्ती चल रही है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल। फ्रूट स्टॉल की जो गली है, रोड है, सड़क है, उसके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये कहाँ का जवाब है ना, आपको पता है ग्रामर में, इंग्लिश में जब कहाँ का जवाब होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है, इसे हम कहते हैं एडवर्बल स्टेटमेंट, एडवर्बल फ्रेज भी है ये, क्योंकि इस पूरे इसको सेंटेंस नहीं कह सकते, फ्रेज इसलिए है इस पूरे सेंटेंस में कहीं वर्ब नहीं आया। तो ये इतना बड़ा सेंटेंस जो है ये फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है? एडवर्बल फ्रेज है, कहाँ का रिप्लाई है ना, ये कहाँ काम हो रहा है ये। तो ये स्टेटमेंट थी एक कि ये हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है उसका रिप्लाई है। अच्छा उस शॉप पे या जहाँ पे उसने कहा है फ्रूट स्टॉल में किस तरह के फल पड़े हैं, किस तरह के फ्रूट पड़े हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसने ही मेंशन ओनली 3 फ्रूट्स इन दिस पॉइंट। कौन कौन से फ्रूट मेंशन किए हैं? एक उसने कहा है कि वो मेलन है, गावा है और मैंडारिन है। तो मेलन खरबूजा, गावा अमरूद, और मैंडारिन जो है ना इट इज अ स्पीशीज ऑफ किन्नू, माल्टा, संतरा, मौसमी, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, सारे एक ही स्पीशीज है, एक का ही नाम है सारा। और इसका बताऊंगा कि उसने एक कॉमन नाम क्यों रखा है। तो मेलन खरबूजा किस रंग का होता है, क्योंकि आगे इसमें बताना है, इसको एज ए सिंबल यूज किया ना उसने, तो बताएगा मेलन किस कलर का होता है। ये येलो भी होता है और ग्रीनिश भी होता है। गावा अगर पका हुआ हो तो गोल्डन टाइप या येलो टाइप होता है, अगर थोड़ा सा वो पक्का ना हो तो उसको ग्रीनिश भी हो जाता है। और मैंडारिन जो है ना ये तो रेड ही होता है। तो अब उसने कहा ये 3 तरह के जो फल है ना ये फ्रूट स्टॉल पे रखे हैं उसने। अब ये तीनों नाम है, नाउन है ना, मेलन, गावा और मैंडारिन, और नाम किसी भी चीज का नाउन होता है। तो अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताए हैं कि ये नाउन है, और ये मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, और ये मैंने बताया कि ये फ्रेज है, वर्बल फ्रेज है। अब नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने ये मेलन, गावा, मैंडारिन शॉप पे रखे तो हुए हैं, कैसे रखे हुए? हॉ का रिप्लाई भी एडवर्ब होता है, तो ये भी एडवर्बल स्टेटमेंट है। ये देखें, पैरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स। पैरामिड कहते हैं अहराम, अहराम मिस्र तो सुना होगा कि जहाँ पे जो है ना फिरौन की या फिरौन की लाशें रखी जाती थी, उनकी डेड बॉडी रखी जाती थी टू मेक देम सेव।
तो वो एक एक कॉनिकल शेप में होते हैं, कॉनिकल शेप में होते हैं। तो उसी कॉनिकल शेप में उन्होंने फल को रखा हुआ है, यानी कि नीचे ज्यादा, ऊपर कम, ऊपर कम, ऊपर कम, ऊपर पे एक लेयर लगाई उन्होंने। इसी शेप को उसने कहा है पिरामिड पाइल्ड। पाइल्ड कहते हैं हीप को, ढेर लगा लगना, ज्यादा होना, हिल, पाइल, हीप, पाइल्ड। तो उसने कहा है कि पिरामिड शक्ल में उन्होंने, कॉनिकल शक्ल में उन्होंने रखा हुआ है, कॉनिकल लाइक कैनन बॉल। और वो कैसे लगती हैं? वो लगते हैं जैसे, ऐसे लगते हैं जैसे तोप के गोले हों। कैनन कहते हैं तोप को, बॉल्स कहते हैं तोप के गोलों को। जिस तरह तोप के गोले भी गोल होते हैं और वो जो फ्रूट रखा वो भी गोल है। तो ये मैंने आपसे कहा था ना कि उसने सिंबल यूज किया है, और यहाँ देखें लाइक के साथ जोड़ा है इसको। लाइक जब भी यूज होता है, लाइक या एज, तो वो सिमिली होती है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। पहले मैं आपको बता रहा था पार्ट ऑफ स्पीच, अब इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच आ गया है। फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है कि एक चीज को दूसरे जैसा कहना। तो यहाँ उसने जो पिरामिड पाइल्ड ये जो फ्रूट है उसके ढेर लगे हुए हैं रेडी के ऊपर या स्टॉल के ऊपर, उसको उसने कहा है ये कैनन बॉल की तरह है। ये कैनन बॉल के साथ उसको जोड़ा गया है। तो ये क्या है? सिमिली, तशबीह। क्लियर? तो अब ये यहां तक आ गया बॉल रखे हुए। अब उन बॉल देखें, ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन। अब लाइट पड़ रही उनके ऊपर, तो लाइट उनके ऊपर पड़ रही है तो जाहिर है उनकी रिफ्लेक्शन भी आएगी। उसी रिफ्लेक्शन को उसने कहा है कि वो ग्लो करते हैं। ग्लो क्या होता है? टू शाइन, चमकते हैं, विदाउट फ्लेम, शोले के बगैर चमकते हैं। रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन में तो शोला नहीं होता। तो वो लाइट उन पे पड़ती है, उनका शेड आता है, रिफ्लेक्शन आती है, और वो जो है, एक तो वो है। दूसरा उसने कहा है कि उसके अंदर से ना विदिन लगा ना, उसके अंदर से रेड हॉट एंड गोल्ड हॉट जो है ना वो शेड बाहर आ रहे हैं। रेड हॉट और गोल्ड हॉट दो उसने वर्ड यूज किए हैं। रेड इसलिए कि मैंने आपसे कहा था कि जो किन्नू है, माल्टा है, संतरा है, मौसमी है और जो फ्रूटर है, ये सारे के सारे जो है रेड होते हैं, और इनमें से जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी रेड ही होगा। और दूसरा मैं आपसे कहा था कि जो खरबूजा होता है या मेलन होता है या गावा होता है वो येलो भी हो सकता है, गोल्डन भी हो सकता है, और उसके डिफरेंट कलर हो सकते हैं। अगर वो कच्चे पक्के में जिस तरह फर्क होता है ना, उसको उसने गोल्ड हॉट कहा है। हॉट इसलिए कहा कि उसने विदिन लगा दिया ना, उसके अंदर से जो आ रहा है ना रिफ्लेक्शन, कहते हैं वो गोल्ड कलर में भी आ रहा है और रेड कलर में भी आ रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप देखें जो आपका पहला स्टैंजा खत्म हो गया है। तो पूरे पहले स्टैंजे में क्या बात आई है? एक बात ये आई है कि वो फ्लेम जो बत्ती है या विक्स है उसने फ्लेम को बैलेंस रखा हुआ है। फिर शाम का टाइम है, ड्यू गिर रही है, और ये कहाँ हो रहा है? फ्रूट स्टॉल में हो रहा है। और उसमें किस तरह के फ्रूट्स हैं, वो 3 फ्रूट उसने उसमें मेंशन किए हैं, और तीनों कैसे रखे हुए हैं उनका जिक्र किया है, और उनसे रिफ्लेक्शन कैसी आ रही उसका जिक्र किया है। अब दूसरे स्टैंजा देखते हैं। दूसरे स्टैंजे में है डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। डार्क फिर आ गया दोबारा, देखिए यहाँ भी डार्क आया था, यहाँ भी डार्क आया था। मैंने कहा था डार्क का मतलब अंधेरा भी है, डार्क का मतलब मैंने आपसे कहा था कि ग्लूमी जो शेड है ऑफ द वार, वो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट है, इसका वार का, जंग का इसके ऊपर इम्पैक्ट है, उसको भी उसने डार्क कहा है। और दूसरा जो डार्क का मतलब तीसरा पोवर्टी, गुर्बत, गरीब बच्चे काले ना भी हो तो काले नजर आते हैं। जिस तरह वो नंगे फिरते हैं, नंगे पाँव फिरते हैं, नंगे जिस्म फिरते हैं, तो वो उसको भी उसने डार्क कहा है। लेकिन डार्क यहाँ सिंबल यूज हुआ है, इट मीन पुअर बॉय, गरीब बच्चे। तो डार्क चिल्ड्रन, वो गरीब बच्चे, विद अ कॉइन, एक सिक्का लेकर आते हैं। सिक्का देखिए यहाँ से गुर्बत नजर आ रही है। एक सिक्का, एक कॉइन लेके आते हैं टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। अब इसका फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। डार्क एडजेक्टिव है, चिल्ड्रन नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव आता ही अपने नाउन के साथ है। विद प्रपोजिशन है, ए आर्टिकल है, कॉइन नाउन है, नाम है, सिक्का है। टू स्पेंड यहाँ जो है ये क्या है? ये वर्ब है, लेकिन टू के साथ आया है। जब भी टू के साथ वर्ब आता है इन्फिनिटिव होता है। तो ये इन्फिनिटिव यूज हुआ है खर्च करने के लिए। एक सिक्का बच्चे, गरीब बच्चे लेके आते हैं। गरीब है, एक यहाँ से गुर्बत नजर आ रही, दूसरा एक कॉइन लेके आते हैं, वो भी कॉइन। तो उसने कहा है कि एक सिक्का वो खर्च करने के लिए लेके आते हैं।
एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट। यहाँ देखें बात खत्म हो गई है, फाइंड अलग वर्ड है, फाइंड का अगले के साथ लिंक है। फिर वो आते हैं एंटर, और एंटर दाखिल होते हैं। कहाँ दाखिल होते हैं वो? उस गली में। गली में आके भी, गली में भी अंधेरा है, लेकिन जो शॉप है या स्टॉल है उसके ऊपर उसने लैंटर्न रखी हुई है, लालटेन रखी हुई है, या मोमबत्ती रखी हुई है, या दूसरी लाइट है। तो उसका एक ऑर्बिट बन जाता है ना, लाइट का जो लाइट का एक सर्कल बनता है जिसके अंदर अंदर वो नजर आते हैं, उसके बाहर तो अंधेरा होता है ना, उस सर्कल को हम ऑर्बिट कहते हैं। कह रहा है कि वो आते हैं और उस लाइट के ऑर्बिट में, उस मदार में दाखिल हो जाते हैं। फिर दोबारा देखें, एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, लालटेन के मदार में वो दाखिल होते हैं। ये एंटर वर्ब लगा है, फर्स्ट टेंस का वर्ब है, प्रेजेंट टेंस लगा है। लैंटर्न के ऑर्बिट मदार में दाखिल होते हैं, उस सर्कल में दाखिल होते हैं। आगे बात अगले के साथ जुड़ी हुई है। फाइंड, और वहां देखते हैं, वो फाइंड पाना होता है ना, वहां देखते हैं क्या नजर आता है। हमको ये नजर आता है कि मेलन भी है वहां, कि वहां मेलन भी है, वहां गावा भी है, वहां मैंडारिन भी है। आगे देखिए डैश डैश है, इसका मतलब है और भी फ्रूट्स हैं, लेकिन उसने सिर्फ तीन को मेंशन किया है इस पोएम में। तो अब ये 3 तरह के फ्रूट बच्चों को वहां नजर आते हैं। फाइंड होता है नजर आना, पाना, जो देखे उनको ये नजर आए हैं। वो क्या करते हैं, अब यहाँ पास उनको फ्रूट नजर आ गए, अभी खरीदे नहीं उन्होंने, आए हैं खरीदने के लिए एक कॉइन लेके। अब उस फ्रूट कैसे नजर आ रहे हैं, ये अगले 2 लाइनें जो है ये बताएंगी फ्रूट कैसे नजर आ रहे हैं। यहाँ भी उसने बताया था, यहाँ था कैसी लाइट, यहाँ भी देखें, द मून कंपेक्टेड टू अ रिंड। रिंड कहते हैं जो उसका आउटर कवर होता है, एक मौसमी का या किन्नू का या संतरे का छिलका होता है, छिलके को कहते हैं रिंड। कहता है उसके छिलके में ऐसे लगता है, अब छिलका अमरूद का भी हो सकता है, छिलका जो है वो उसने मेलन कहा, खरबूजे का भी हो सकता है, लेकिन उसने एक बात की है, मून कह के, चांद जो है ऐसे लगता है जैसे उसके छिलके में समा गया हो। चांद जो है उसके छिलके में समा गया हो, मतलब कि छिलके में से जो रिफ्लेक्शन आ रही है ना, वो चांद जैसी रोशनी। देखें, एक कोई हॉलो चीज है, खोखली चीज है अंदर से। चलिए आप एक खरबूजा ले लें, आप मेलन ले लें, उसको अंदर से आप खाली कर लें, उसके अंदर लाइट लगा के रखें, तो किस तरह की लाइट बाहर आएगी? जिस तरह का उसका आउटर स्किन होगी, उसकी जो आउटर स्किन होगी वही बाहर आएगी। तो वो जो बाहर आ रही, उसने कहा कि ऐसे लगता है कि जैसे उसके अंदर किसी ने मून रख दिया हो, उसकी रिंड के अंदर। रिंड उसकी जो खाल है, उसकी स्किन है, उसकी जो आउटर स्किन है, उसका जो तो उसके अंदर कहता है किसी ने चांद रख दिया हो, और साथ साथ ये कह रहा है द सन इन द पिटेड स्किन, और सूरज उसके ऊपर रख दिया हो, क्योंकि चांद अंदर रख दिया हो फल के, सूरज ऊपर रख दिया हो। पिटेड स्किन उसने कहा है लफ्ज सन, पिट, पिट कहते हैं गड़े को, पिट गड़े को कहते हैं, डिच भी कहते हैं इसको। तो आपने देखा होगा जितने भी ये जो है ना किन्नू है, माल्टा है, संतरा है, मौसमी है, इस स्पीशीज में जितने भी ये फ्रूट है ना, उनके ऊपर अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा जैसे उसमें गड़े पड़े हुए हैं। गड़े बड़े बड़े नहीं, स्मॉल स्मॉल, जैसे किसी ने नीडल के साथ बनाए हों। तो हाथ फेरेंगे तो रफ रफ सा नजर आएगा, उसको उसने पिटेड कहा है, पिट गड़ा। तो उसने कहा द सन इन अ पिटेड स्किन, तो ऐसे लगता है जैसे उनकी जो पिटेड स्किन है, उनकी जो गड़ों वाली स्किन है या उनका छिलका है, उसके ऊपर जो है ना वो सन आ गया है, और उसके छिलके के अंदर जो है वो मून, चांद आ गया है। यानी कि ये उसकी रिफ्लेक्शन को बता रहा है कि उसकी रिफ्लेक्शन, चूंकि सूरज रेड होता है, तो रेड जो है वो मैंने आपको पहले कहा है किन्नू माल्टे रेड ही होते हैं ना, मैंडारिन, तो मैंडारिन रेड होते हैं, उसको रेड कहा है, दूसरे को उसने जो गावा और मेलन है उसको उसने मून कह दिया है। तो कह रहा है कि ये उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये था दूसरा स्टैंजा। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट एंड लास्ट एंड थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। वो क्या है, अब उन्होंने मनी लेके आए हैं 1 कॉइन, अब वो आके उसको जो है ना, दे टेक इट ब्रेक इट ओपन, ओपन पे बात खत्म होगी ना, दे टेक इट, उन्होंने वो इसको खरीदते हैं, लेते हैं। फिर देखें दे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर, सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, वर्ब है, इट भी प्रोनाउन है। वो इसको लेते हैं, खरीदते हैं, जो मनी लेके आए थे। ब्रेक इट, इसको खोलते हैं। देखिए ब्रेक क्यों लगाया उसने, इसलिए ब्रेक लगाया उसने नाइफ या छुरी के साथ ही खोला इसको, ठीक है, वरना कट लगाता, उसने उसको हाथ के साथ खोला है। तो
इसी तरह जो खोलने को उसने ब्रेक यूज किया है, ये भी एक इस चीज का पॉइंट आउट करता है, क्योंकि उनको जो है वो जिस 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 सोसाइटी के वो बच्चे हैं उनके पास छुरियां चाकू नहीं होता, वो हाथ से खेलते हैं, हाथ से खाते हैं, हाथ से उनके पास स्पून या छुरी कांटा नहीं होता। तो ये उनकी लाइफ है, और ये बताया जा रहा है कि वो अपने नेचर के कितने करीब हैं, हर चीज नेचुरल वे से करते हैं, वो हाथ से खाया, हाथ से तोड़ा। तो यहाँ भी ये बात बताई जा रही है, दे टेक इट, वो इसको लेते हैं फलों को, एक 1 कॉइन का, इसको खोलते हैं मतलब उसको तोड़ते हैं खाने के लिए। ज़ाहिर है जब हाथ से खोलेंगे किन्नू को, माल्टे को, संतरे को, तो उसका जूस भी निकलेगा, और ऐसा ही हुआ है, जूस भी निकला है। आगे है लेट मैंने आपको बताया था एक लेट वाले चैप्टर में, एक लेट जब भी आता है अपने साथ एक और वर्ब लेता है। दिया, इसका मतलब होता है करने दिया, निकलने दिया या निकल गया। क्या निकल गया? गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन, ये निकला। किसमें से निकला? जब तोड़ा उन्होंने, तो फल को जब तोड़ा, फ्रूट जब लिया, जब उसको तोड़ा, खोला, उसमें से गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड रंग का और सिल्वर रंग का, सुनहरी रंग का ना, एक फाउंटेन निकला, फुवारा निकला। यानी कि जूस को उसने ना फाउंटेन कहा है, जब खोलेंगे जोर से अंदर से पानी निकलेगा, उसका जूस निकलेगा ना फ्रूट का, तो उसने कहा है वो फुवारा निकला है, फाउंटेन निकला है। फाउंटेन मैंने बताया फुवारा है, यहाँ मुराद है कि पानी की एक पानी का एक धार कह लें आप, पानी की स्ट्रिप कह लें आप, निकली है जूस की। तो उसने क्या कर दिया? वेट कर दिया। वेट करना, गीला करना, मॉइस्चर, गीला कर दिया उसको। किसको गीला कर दिया? उनके मुंह को, माउथ को, उनकी फिंगर्स को गीला कर दिया, उनके चीक, रुखसार को गीला कर दिया, गाल, रुखसार, उनकी नोज को गीला कर दिया, उनकी चिन को गीला कर दिया। मतलब ये है कि जब वो खा रहे थे तोड़ कर, तो मुंह से वो हाथ से खा रहे थे, तो मुंह से उनके मुंह भी वेट हो गया, मुंह से भी गिर रहा था, उनके हाथों को, हाथ भी वेट हो गया, उनका चिन भी वेट होगी, उनकी नोज भी वेट होगी, उनके चीक भी वेट हो गया। लेकिन वेट होके बुरे नहीं लग रहे थे। वो कह रहा था कि उस तरह ही रोशन थे, उस तरह ही चमक रहे थे जिस तरह लैंटर्न चमक रही थी, जिस तरह लालटेन चमक रही थी। देखें आगे, रेडिएंट एज लैंटर्न, वो इसी तरह रोशन थे, चमकते थे, क्योंकि ये जो जूस है उनके चेहरे पे, हाथ, मुंह, पांव पे, तो वो सारे का सारा रेडिएट कर रहा था, चमक रहा था। किस तरह चमक रहा था? एज लैंटर्न, जैसा कि लालटेन चमकती है। ये फिर यहाँ सिमिली आ गई है, क्योंकि एज है यानी कि उनके जो फिंगर पे जूस है उसके चमकने को उसने लैंटर्न के साथ जोड़ा है, कि लैंटर्न की रोशनी ऊपर पड़ती है तो वो लैंटर्न की तरह ही लगते हैं, वो भी खुद लालटेन है। तो यहाँ भी सिमिली यूज हुई है। तो ये जितने वर्ड जो है, माउथ, फिंगर, ये सारे के सारे क्या थे? नाउन थे। ये मैंने आपको बताया था। तो अब रेडिएंट एडजेक्टिव है, क्योंकि चमक, रेडिएंट, ये एडजेक्टिव यूज हुआ है। एज लैंटर्न मैंने कहा था ये तशबीह के लिए है, सिमिली यूज हुई है यहाँ। यहाँ बात खत्म हो गई है। अब उसने कहा था मैं भी उस गली में गया हुआ था बच्चों को देखने, मैं भी खड़ा वहाँ, ये ऑब्जर्वेशन मेरी भी ऑब्जर्वेशन थी, मैं ऑब्जर्व कर रहा था बच्चों को। ये कह रहा है कि दे फॉरगेट, वो भूल गए। फॉरगेट दे प्रोनाउन है, एज ए सब्जेक्ट काम करता है, फॉरगेट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है। वो भूल गए द डार्क स्ट्रीट, देखिए स्ट्रीट के साथ डी लगाया, वो उस अंधेरी गली को भूल गए। आई एम स्टैंडिंग इन, जिसमें मैं भी खड़ा हूं। उसने कहा था मैं भी खड़ा हूं, मुझे वो भूल गए। यहाँ फॉरगेट लगाने का मतलब है कि भूल गए कि मीन पहले उनको पता था कि यहाँ कोई है। फॉरगेट ये बताता है कि उस बच्चों को पता था कि यहाँ हमें को देख रहा है, लेकिन वो इतने मस्त हुए फ्रूट लेने में, खाने में, कि वो सारा कुछ भूल गया थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ ये चीज बताई जा रही है कि वो जो ग्लूमी शेड है जंग का, वर्ल्ड वॉर 2 का, वो उनके ऊपर है, लेकिन जो बच्चे हैं वो उससे बहुत दूर हैं। बच्चे इंजॉयमेंट करना चाहते हैं और उनके लिए इंजॉयमेंट ही सब कुछ है। तो वो, और भी देखा जाए तो बच्चे जो है वो, उनको किसी की गमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और खुशी के साथ होता है, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं और खुशी को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन दुख में वो शामिल नहीं होते। तो यहाँ भी कुछ ऐसी बात नजर आ रही है कि यहाँ जो है उस स्ट्रीट में मैं भी खड़ा हूँ, लेकिन बच्चों को मेरी कोई परवाह नहीं है कि मैं खड़ा हूँ। क्लियर?
अब मैंने कोशिश की कि इसके मीनिंग भी आपको बता दिए हैं, साथ साथ इसके पार्ट ऑफ स्पीच भी मैंने आपको बता दिए हैं, और साथ साथ फिगर ऑफ स्पीच जो इसके अंदर आए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ इस देख लें, दी डार्क, डार्क एडजेक्टिव है, दी आर्टिकल है, स्टेट नाउन है, आई एम स्टैंडिंग ये फिर वर्ब आ गया, आई एम स्टैंडिंग, आई एम हेल्पिंग वर्ब है, स्टैंडिंग मेन वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। तो इन जो है ना, इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन किसके लिए आई है? ये स्ट्रीट के लिए आई है। असल में होना ऐसे चाहिए था, आई एम स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट या इन द डार्क स्ट्रीट, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन राइटर जो है अपना वो रिदम सेट करने के लिए, राइमिंग स्कीम बनाने के लिए, काफिया र्दीफ फिट करने के लिए वर्ड को आगे पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ इन जो है असल में ऐसे होना चाहिए था, आई एम स्टैंडिंग इन द डार्क स्ट्रीट, लेकिन ऐसे होता तो ये प्रोज होती, फिर ये पोइट्री ना होती। तो इसलिए उसने इसमें रिदम एक वर्सेस में एक तवाज़ुन कायम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसने ऐसा किया, आई एम स्टैंडिंग इन, जिस गली में मैं खड़ा हूँ। अब ये इसका उर्दू तर्जुमा मैंने लिख दिया है। अब उर्दू पे आप ना फोकस करें, आपको मैंने कोशिश की कि इसका हर जो है ना उसके हर पहलू को टच करूं। अब जरा मुझे इसका बता दें कि इसके अंदर जो इसके थीम है वो क्या हो सकता है। तो थीम इसका क्लियर थीम है कि ये जो पोएम है ना, ये एक मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? ये एक ब्लेंड है, किसका? खुशी और गमी का, प्लेयर एंड हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का, ये एक सैडनेस का और प्लेयर का ना एक ब्लेंड बना हुआ है। तो अब इसका जो है वो मैं आपको लिख देता हूँ इसका थीम, लेकिन लिखने के लिए इसको मैं साफ कर देता हूँ, और चूंकि ये यहाँ मैं इसका थीम लिख देता हूँ, ये आप इसका थीम में क्या मैंने बताया था आपको कि ये जो है ना थीम इसका है, the clouds of misery, the clouds of misery and poverty are hovering still। ये देखिए, क्लाउड्स ऑफ माइजरी, मायूसी और गुर्बत के बादल जो है उसने कहा मंडला रहे हैं एवरीवेयर, हर तरफ। तो यहाँ एवरीवेयर भी लिख देते हैं, चलें, हर तरफ जो है वो माइजरी और पॉवर्टी के बादल मंडला रहे हैं। और किस वजह से? बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू की बदौलत, उसकी वजह से ये जो गुर्बत और माइजरी के बादल जो हैं ये मंडला रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, बट द चिल्ड्रन आर केयरफ्री। एक केयरलेस होता है, केयरफ्री होता है, लापरवाह है, एंग्जाइटी से लापरवाह है, परेशानियों से लापरवाह है, उनको कोई जरूरत नहीं किसी की परेशानी या मूल लेने की, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। दे एंजॉय नेचर एंड इट्स ब्यूटी। दे एंजॉय नेचर एंड इट्स ब्यूटी, ये इसका थीम है कि वो एंजॉय करते हैं नेचर को। और इसके अंदर इसका प्रूफ आया है, देखिए वो एक कॉइन खरीदते हैं, उस पर वो कंटेंटेड है, उस पर वो सब्र और शाकर है कि हमें एक सिक्का ही मिल गया है लेने के लिए। फिर वो हाथ से खाते हैं, हाथ से खोलते हैं, उनके ऊपर जूस गिरता है, लेकिन उसको बुरा नहीं कहते वो। तो उनका अपना तरीका है एंजॉय करने का। तो इसी तरह अपने ये पोएम को मैंने कोशिश किया कि आप तक इसको इजी वे में पहुंचाया जाए। तो अगर आपको कोई बात पूछनी है इस पोएम के बारे में, कुछ प्रीवियस लेक्चर के बारे में,
तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मेरे आईडी पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। थैंक यू वेरी मच।